हेलो एवरीवन, ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं अकबर की रिलीजियस पॉलिसी के बारे में। अकबर काफ़ी ज़्यादा एक टॉलरेंट रूलर माना जाता है इतिहास में, मध्यकालीन भारत के इतिहास में, क्योंकि रिलीजियस पॉलिसी की टर्म्स की अगर बात करें तो रिलीजियस टर्म्स में ही वॉज वेरी टॉलरेंट रूलर, जिसने सारे के सारे धर्मों को मिलाकर एक नया धर्म का क्या कहते हैं निर्माण भी करा था। वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि क्या होता है कि जब आप बहुत कुछ अच्छा सोचते हो, आप अच्छे हो इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग अच्छे हो जाएंगे। अकबर के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। बस थोड़ा सा इसके ऊपर ये जो एक धब्बा लगता है, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा, रानी दुर्गावती जिसने कुछ भी नहीं कहा था मुगल आर्मी से, मुगल एम्पर से, मुगल एम्पायर के बारे में, इसको हराकर एक प्राउड फीलिंग लेना कि सेंट्रल इंडिया और मालवा प्लेट्यू पर हमने कब्जा कर लिया है, ये चीज़ गलत थी। लेकिन फिर भी बाकी इसकी नेगेटिविटी को हटाकर एक अगर अच्छी चीज़ के बारे में बात करें तो अकबर की रिलीजियस पॉलिसी हमें काफ़ी ज़्यादा टॉलरेंट देखने को मिलेगी। कैसे देखते हैं? अकबर रियलाइजिंग द गेन्स ऑफ अफेक्शन वुड बी मोर एंड्योरिंग देन द गेन्स ऑफ द स्वॉर्ड। अकबर का ये मानना था, अकबर को ये रियलाइज हो गया था। देखो, अब वही वाली बात है ना कि जिंदगी में पर्सन अपने ना इनकॉन्ग्रुएंट बिहेवियर पर चलता है। ये वर्ड याद रखना, जिंदगी में पर्सन हमेशा अपने इनकॉन्ग्रुएंट बिहेवियर पर चलता है। इनकॉन्ग्रुएंट बिहेवियर का मतलब ये होता है, you hold one cognition, you hold second cognition, this cognition is going in this direction, this cognition is going in this direction। इसको कहते हैं इनकॉन्ग्रुएंट बिहेवियर, यानी कि ये है आपकी सोच एंड ये है दिस इज वॉट यू डू। कह रहे हो, सोचते हो ये, करते हो ये, करते हो ये, सोचते हो ये। इसी से एक उत्पन्न होता है पर्सन के खुद के अंदर एक जिहाद, होली वॉर या महाभारत। ये सब मैं क्यों बता रहा हूं आपको? ये वाला पार्ट मैंने आपको बताया एथिक्स के पर्सपेक्टिव से। एथिक्स के पर्सपेक्टिव से ये छोटी छोटी चीज़ें आपको काम आएंगी कि हमने मुगल एम्पायर के अंदर ये सब पढ़ा था और हम एथिक्स के आंसर इतने ब्रिलियंट तरीके से लिख पा रहे हैं। अभी बताता हूँ कि मैंने ये सब है क्या, ये सब ये अंग्रेजी का मतलब है क्या। देखो, अकबर क्या कह रहा है पहले इसको समझो, अपने आप इसका दोगलापन समझ में आ जाएगा। ये जो मैंने इनकॉन्ग्रुएंट वर्ड बताया ना, इसका मतलब है दोगलापन। दोगलापन यही तो होता है ना मयूर, हम सोच कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं, तभी तो इंसान दोगलापन है। दो स्टैंड वो एक साथ ले रहा है, इसका मतलब। अकबर कहता है, अकबर का यह मानना था, तलवार के दम पर, तलवार के दम पर अगर आपको चीज जीत भी जाओ तो वो लॉन्ग लास्टिंग उतनी नहीं होगी जितनी आप प्यार के बलबूते पर जो जीतो, लव एंड अफेक्शन के बलबूते पर जो आप जीतो। यानी कि अगर मैं डरा धमकाकर किसी बंदी के सर पे गोली रख दूं, बोल मुझे आई लव यू, मैं ऐसे प्यार को उसके दिल में ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रख सकता डरा डरा कर, रेदर देन कि वो खुद ही मुझे प्रपोज करे मेरे अच्छे बिहेवियर और अच्छे अफेक्शन की वजह से, मेरे लव की वजह से, मेरे केयर की वजह से, कि थोड़ी देर के लिए वाइफ मुझे भी बना लो दिव्यांग। इस चीज में फील ही अलग है, रेदर देन कि कलेश कर कर उसके सर पे कट्टा रखकर मैं बोलूं बोल मुझे आई लव यू। अकबर का ये मानना था, तलवार से जीती हुई बाजियां लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती हैं जितनी प्यार से जीते हुए दिल होते हैं। लेकिन ये चीज अकबर ने रिलीजियस टर्म्स में बहुत फॉलो करी। ही मेड आउट ऑल एफर्ट्स टू विन द गुडविल ऑफ द हिंदू नोबल्स एंड हिंदू मासेस। हाँ, मैं आपको इसका दोगलापन बता रहा था। आप कहोगे इनकॉन्ग्रुएंट वर्ड की बात आपने क्यों करी थी? ये अगर कह रहा है कि तलवार के दम पर जीती हुई बाजियां लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती हैं जितनी अफेक्शन से होती हैं, तो भाई इसकी क्यों मारी रानी दुर्गावती?
वही वाली बात है ना मयूर, सोचने को तो कोई अच्छा अच्छा सोच लेगा, अकबर की ये सोच है वो सोच है, रियल ग्राउंड में हरकतें देखो ना फिर। ये चीज़ है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप बार बार जब एनसीईआरटीज पढ़ते हो ना, तो अब आपको एक क्लिक होता है दिमाग में। मतलब ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ तो यार आप सोचो यार कि ये तो कितनी महान नॉलेज है, कितनी डेप्थ की ये चीज़ें बता रहे हैं। ये चीज़ आप भी डेवलप कर सकते हो, और आप मेरे से ज़्यादा बेटर डेवलप कर सकते हो। मैं कुछ भी नहीं हूँ, आई एम जीरो, आई एम नथिंग। आप और ज़्यादा बेटर तरीके से डेवलप कर सकते हो ये। ही एबॉलिश जिजिया, पोल टैक्स और नॉन मुस्लिम्स। क्या होता था, हिंदू लोगों को या दूसरे धर्म के लोगों को जब धार्मिक यात्रा पे निकलना होता था, तो एक रीजन से दूसरे रीजन को क्रॉस करने के लिए स्पेशली हिंदू पिलग्रिम्स को, ये जो हिंदू तीर्थयात्री जो है पिलग्रिम्स, मतलब हिंदू पिलग्रिम्स मतलब तीर्थयात्री, तीर्थ यात्रा पे निकल रहे हैं, किसी तीर्थ पे निकल रहे हैं, उनको टैक्स देना पड़ता था, पोल टैक्स, एक रीजन से दूसरे रीजन को क्रॉस करने के लिए। यानी कि रीजन वन ये है, तो देयर विल बी सम ऑफिसर्स एंड सम ड्यूटी गार्ड्स जो कि आपको बोलेंगे लाओ इतना पैसा दो, इतना टैक्स दो। उसको बोलते थे जिजिया, बोलते हैं जजिया, बोल लो कुछ भी बोल लो, बोलने से कोई फर्क नहीं है, बस आपको पहचानना आना चाहिए, ठीक है। जिजिया बोल लो, जजिया बोल लो, आपकी मर्जी, पोल टैक्स। ही ऑल्सो मैरिड अ गर्ल ऑफ अ नोबल राजपूत फैमिली। गर्ल तो यहां से लिखा हुआ जैसे किसी निब्बी से शादी करी थी, ठीक है। ही ऑल्सो मैरिड अ लेडी ऑफ द राजपूत फैमिली, जोधा। बाद में इसने अपने बेटे की भी शादी करवाई। ही मैरिड ऑफ ए सन टू अ राजपूत गर्ल एज वेल। राजपूतों के साथ रिलेशन इतने ज़्यादा अच्छे हो गए, इतने ज़्यादा साझा हो गए कि उनको इंपॉर्टेंट पोजीशन दी गई अपने दरबार के अंदर, और टॉप पोजीशंस दी गई। और अकबर के दरबार के अंदर इसकी 9 शान थी, 9 इसकी शान थी, जो कि अकबर के फेवरेट लोग थे, टॉप के टॉप लोग थे उस टाइम पे। यानी कि अगर आप ऐसा मान लो, अकबर अगर उस जमाने का पीएम है ना, तो ये इसके फेवरेट मिनिस्टर्स हैं, और इसको बोला जाता था नवरत्न, 9 रतन, 9 प्रीशियस ज्वेल्स, 9 प्रीशियस ज्वेल्स। क्या है उनके नाम, कौन क्या क्या करता था, किसने क्या क्या किताबें लिखी, अकबर के बारे में क्या क्या बोला, मौत कैसे हुई, वेट फॉर पूरम दलाल दहिया। पूरी एक टेबल बन रखी है उधर ऐसे करके कि अकबर के नवरत्न, और ऐसे करके ना उधर ऐसे दे रखा है 1 2 3 4 5 6, और ये 2-3 पेजेस तक है। उसमें सारा बीरबल, ये इन्होंने लिखा, ये इन्होंने वॉर करा, ऐसे इनकी मृत्यु हो गई थी, इसके द्वारा मारा गया था, सारी चीजें डिटेल में दे रखी है वहां पर। अभी के लिए लेकिन 7th क्लास को 7th क्लास की तरह ही रहने देंगे। ही अपॉइंटेड राजपूत नोबल्स टू इंपॉर्टेंट एंड टॉप पोजिशन इन हिज एम्पायर। राजा मान सिंह जो थे जयपुर के, ही वॉज सेंड एज गवर्नर ऑफ काबुल वंस। किसने भेजा था, ये कहां काम कर रहे थे, अकबर के साथ, और काबुल का गवर्नर बनाकर इनको भेज दिया था अकबर ने। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर क्यों भेजा होगा। क्या मैं ये कह सकता हूं कि अकबर के मन में यहां पर ये एलिमेंट आ गया था मुगल, अब राजपूतों के लिए, और राजपूतों के लिए अकबर के मन में ये भी था डेट दे आर ब्रेव वॉरियर्स। बताओ। अकबर ट्रीटेड ऑल द रिलीजियस ग्रुप्स फेयरली विद जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट। यानी कि अकबर ये मानता था धर्म बुरा नहीं होता है, लोग भले ही बुरे हो सकते हैं। हर एक धर्म प्यार, मोहब्बत, भाईचारा और एक दूसरे के लिए इज्जत और दूसरे धर्म के लिए इज्जत सिखाता है। आपने सुना होगा सलीम चिश्ती की दरगाह, इस जमाने के बहुत एक महान सूफी सेंट थे सलीम चिश्ती। ये जो सलीम चिश्ती जी थे और सिख गुरु रामदास, इनको अकबर के कोर्ट में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी, और अकबर इनको काफी मानता था। जब जब अकबर इनसे मिला है, शहनशाह हिंदुस्तान खड़ा हो जाता था इनके आगे,
चलो सूफी सेंट है, अकबर खुद मुसलमान है, ये चलो चीज समझ में आती है, लेकिन इन्हीं के खानदान में से हरामजादा औरंगजेब, उसने तो सिख गुरु को काट डाला था, लेकिन सिख गुरु रामदास के लिए अकबर के मन में बहुत रिस्पेक्ट। जहां एक औरंगजेब ने इतना हरामजादेपन का काम करा था, वहीं अकबर ने गुरु रामदास जी को एक प्लॉट दिया था, जमीन दी थी अमृतसर के अंदर, जहां पर सरदार लोगों का एक गुरुद्वारा, हरमंदिर साहिब बिल्ड करा गया। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अकबर ने आगरा के पास, आगरा से लगभग 40-48 किलोमीटर दूर एक जगह है फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी, यहां पर एक हॉल बिल्ड करवाया था, इबादत खाना। अकबर ने ही कंस्ट्रक्ट करवाया था इसको। क्या करता था इस हॉल के अंदर? दुनिया भर से, मैं सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया भर से अलग अलग फेमस रिलीजियस लीडर्स को बुलाता था, उनकी रिलीजियस डिस्कशंस करवाता था। उन डिस्कशंस में देयर वाज डिस्कोर्सेस आल्सो। डिस्कोर्सेस का मतलब होता है डिबेट्स एंड डिस्कशंस, एक ही बात होती है वैसे, डिबेट्स एंड डिस्कशंस ये होती थी। और इसी के तहत अकबर ने एक रिलीजियस पॉलिसी बना ली थी कि सारे धर्मों को मिक्स करके, जिसको हम लोग बोलते हैं दीन इलाही, या आई थिंक उसका नाम ये भी होता है ना, सुलह आय कुल, ऐसे ही नाम ये भी होता है ना। नहीं, इबादत खाना तो जगह है, जगह है, दीन इलाही, ठीक है, ओके। कॉन्ट्रीब्यूशंस टू कल्चर। अकबर वॉज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ लर्निंग। खुद कभी कुछ कंपोज नहीं कर पाया, खुद कभी कुछ कंपोज नहीं कर पाया, कंपोज करवाने का शौकीन था, लेकिन क्यों? जोधा से बोलता है एक बारी, जोधा से बोलता है, तलवार तलवार की लगाम ने हमारे हाथ में कभी स्याही आने का मौका नहीं दिया। यानी कि साफ शब्दों में अगर मैं कहूं, अकबर कहता है जोधा से, जोधा एक बारी उसको नाम दिखाती है तो कहता हम पढ़ लिख नहीं सकते, कलम हमारे हाथ में कभी आ ही नहीं पाई, क्योंकि तलवार ही रही है हमेशा से हमारे हाथ में, बचपन से, हमारे वालिद के गुजरने के बाद और बैटल ऑफ पानीपत के बाद। हिज पर्सनल लाइब्रेरी हैड मोर देन 4000 मैन्यूस्क्रिप्ट्स। लेकिन आप सोच सकते हो, देखो इतना बड़ा अगर सपोर्टर है कल्चर का और उसका लर्निंग एंड लिटरेचर का, तो सपोर्ट बहुत करता है। मतलब वही चीज़ है ना कि इंसान की जो चीज़ अधूरी रह गई हो, बाद में अगर उसका सपना मुकम्मल हो रहा हो, कोई बात नहीं, मैं नहीं कर पाया तो मैं कर पाऊंगा ये काम। ही पेट्रोनाइज स्कॉलर्स ऑफ ऑल बिलीव्स एंड ऑल शेड्स ऑफ ओपिनियन। किसके कैसे भी ओपिनियन हो, कैसे भी क्या कहते हैं बिलीव्स हो, इन सबको अपने दरबार के अंदर जगह देता था, क्योंकि वो ये बोलता था कि अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो क्यों बोल रहे हो, मुझे पता होना चाहिए। लेकिन ये धार्मिक मामलों के अंदर ये नहीं कि अकबर के कोर्ट में घुस के उससे बदतमीजी कर लोगे, ये नवरत्न काट देंगे ये 9 टुकड़ों के अंदर। ही एक्सटेंडेड हिज बेनिवोलेंस टू ऑथर्स। बेनिवोलेंस का मतलब होता है अटमोस्ट रिस्पेक्ट, दया, दिली दरिया दिखाना, टू ऑथर्स सच एज अबुल फैजल, अबुल फैजी, अब्दुल रहीम खाने खाना, द ग्रेट स्टोरी टेलर बीरबल, और कुछ कॉम्पिटेंट ऑफिशियल जो थे, राजा टोडरमल, राजा भगवान दास, राजा मान सिंह। ये कुछ नाम आपको यहां पर दिख रहे हैं अकबर के नवरत्नों में से एक। ये कुछ नाम है आपके सामने, यही इनमें से काफी सारे लोग नवरत्न भी हैं अकबर के कोर्ट में। द ग्रेट कंपोजर एंड म्यूजिशियन तानसेन और आर्टिस्ट दसवंत, दे एडोन अकबर्स कोर्ट एज वेल। यानी कि यहां पर भी अकबर अपने दरबार में इन आर्टिस्ट को, पेंटर्स को और म्यूजिशियंस को भी जगह देता था। तो ये हमने पढ़ी अकबर के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन। यहां तक समझ में आया आपको? बताओ अकबर के बारे में पूरा। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।